नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे संस्कृत के बारे में, लुप्त होती संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत भाषा को हम कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संस्कृत भारती के संपर्क प्रमुख श्री श्रीश देव पुजारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो अगर बहुत ग्रामीण क्षेत्र जहाँ संस्कृत भाषा चलती आ रही है, वहाँ तो लोगों को संस्कृत समझ में आती है, संस्कृत बोल लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शहरीकरण की तरफ जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से लोग भाग रहे हैं, और उसका जो आकर्षण है संस्कृत के प्रति तो उतना लगाव नहीं है लोगों में। आरंभिक काल में होता नहीं, किंतु जब आयु बढ़ती है तब लोग अपने भारतीय ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा उनमें जागृत हो जाती है। कुछ मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। उस समय अपना उच्चारण ठीक रहे, उन ग्रंथों की समझ बढ़े, इसके लिए फिर उनको संस्कृत सीखने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो आरंभिक काल में वो करियर नाम का कीड़ा हर एक के मस्तिष्क में होता है, तब तक उसको संस्कृत सीखने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। किंतु जब वो कीड़ा निकल जाता है तब वो फिर अपने भारतीयता की ओर लौटते हैं, तब उनको सभी भारतीय बातों से फिर प्रेम होने लगता है। हाँ सर, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि जब समय निकल जाता है उसके बाद उनको सीखने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन जो सीखने का समय होता है वो बचपन से लेके युवा काल तक जो व्यक्ति सीख सकता है वो तो एक समय के बाद नहीं सीख सकता है। मतलब वो उतने अच्छे से मस्तिष्क में बातें नहीं बैठती हैं। तो बचपन से रुचि क्यों नहीं है आजकल के लोगों की संस्कृत में? ना माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ना ही अगर आप कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में लोग सीखना चाहते हैं, तो कोई दादा दादी भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कृत सीखें, क्योंकि लगता है कि इसमें कोई करियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ टीचर बनने के अलावा। नहीं, लोग ज्ञान के पीछे नहीं है, लोग अर्थ के पीछे हैं। और इसीलिए जहां से अर्थ प्राप्त होगा वो सीखने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु ये अवस्था कुछ काल तक होती है। पूरा जीवन अर्थ के पीछे भागने वाले भी लोग हैं, किंतु ऐसे विरले हैं। उनको समझ में आने लगता है कि अब अर्थ की प्राप्ति पर्याप्त हो गई है, अभी हमको अन्य विषयों की ओर अब देखना है। ये सही है कि बचपन से यदि कोई विषय हमने सीखा है तो उसका स्मरण शीघ्रता से हो जाता है, कंठस्थ हो जाती है। किंतु अधिक आयु में कंठस्थीकरण छोड़कर बाकी सब तो सरल ही रहता है। जैसे बचपन में जो कंठस्थ किया उसको समझना कठिन है, और बड़े में आप शीघ्रता से उसको समझ लेते हैं। कंठस्थ नहीं होगा, उसमें समस्या आएगी। इसलिए किसी भी आयु में सीखना संभव है। हाँ सर, सीखना तो किसी भी आयु में संभव है, किसी भी आयु में हम सीख सकते हैं। लेकिन सर अगर करियर की बात करें संस्कृत को लेके, तो आजकल सबको यही लगता है कि संस्कृत में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अर्थ प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। संस्कृत ये अर्थ प्राप्ति के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान की भाषा है। और इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है वो तो बचपन से उसमें लगा रहेगा। जिसकी ये पिपासा बाद में जागृत हुई वो उस समय संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेगा, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र ये संस्कृत के कारण ही जानना संभव है। और इसीलिए संस्कृत ये आधारभूत काम है। वो जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी ग्रंथ, किसी भी विषय का भारतीय ग्रंथ वो न पढ़ पाएगा न समझ पाएगा। तो सर जैसा आपने कहा कि संस्कृत के बिना हम कोई भी भारतीय ग्रंथ ना अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और जो ग्रंथ है वो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी संस्कृति उसी पे आधारित है, ग्रंथों पे आधारित। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है तो उसमें संस्कृत अनिवार्य क्यों नहीं है सर? क्योंकि संस्कृति तो हम सबका ही हिस्सा है। नहीं, ये विषय तो सरकार का है, उनके हाथ में शिक्षा है, उनके हाथ में पाठ्यक्रम निश्चित करना है।
अभी नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आया है। जी। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा यह विषय स्नातक प्रथम वर्ष से पढ़ाना आरंभ कर दिया है। अब जैसे जैसे वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे छात्र, वैसे वैसे उनको समझ में आने लगेगा कि इसको मूल में पढ़ना है तो हमको संस्कृत भाषा पढ़नी अनिवार्य है। ये जब समझ में आने लगेगा तब वो धीरे धीरे संस्कृत के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। और ज्ञान के क्षेत्र में जिनको आगे काम करना है, जिसको एकेडमिक्स कहते हैं जी। जिनको शोध करना है, अनुसंधान करना है, उनके लिए तो अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान ये किसी भी विषय से संबंधित हो वो संस्कृत में है। उदाहरण के लिए संगणक चलता है, यानी कंप्यूटर चलता है अलगोरिदम पर। अलगोरिदम्स भास्कराचार्य ने पहले ही लिखे हैं, उनका अध्ययन वो करता है तो वो संगणक शास्त्र को ठीक से समझ सकता है। जी। ये पाणिनि के जो सूत्र है व्याकरण के, वो कंप्यूटेशन का एक उत्तम नमूना है। उन सूत्रों में न एक मात्रा बढ़ाई जा सकती है, न एक मात्रा घटाई जा सकती है। इतना परफेक्शन वो कैसे आया, तो उसके पीछे की संकल्पना क्या थी, सूत्र बनाने कैसे बने, ये जब समझ में आता है तो कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग ये सुलभ हो जाता है। तो इसीलिए हम किसी भी विषय के बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे तो भारतीय ज्ञान उसमें उपलब्ध है और वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सर, मूल प्रश्न वहीं पहुंच जाता है कि सब कुछ संस्कृत से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी संस्कृत ही मुख्य नहीं है, मतलब उसको प्राइमरी नहीं ले रहे हैं, जो भी लेता है उसको सेकेंडरी ही ले रहे हैं लोग। तो ऐसा क्यों है, मतलब इतनी ज्यादा लुप्त तो कैसे हो गई अचानक? नहीं, हमने पश्चिम की ओर देखना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमको, हमारी बुद्धि को भ्रमित किया, और इसलिए हम आज पश्चिम, ज्ञान कहाँ है तो पश्चिम में है ये मान रहे हैं। और इसलिए हमारे सभी विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए लालायित हैं, क्योंकि वही ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा उनको लगता है, क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया है। माता पिता को भी वही पता है, क्योंकि वो भी अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़कर आगे आए हैं। तो जब तक ये अनुभव नहीं होगा कि ज्ञान संस्कृत भाषा में है, तब तक संस्कृत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा नहीं। अभी ये पढ़ाई में सम्मिलित हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा ये विषय, इस कारण अब धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा, और जैसे जैसे समझ में आएगा इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके बचपन से संस्कृत में रुचि थी, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, अर्थशास्त्र पढ़ा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप है, मुझे संस्कृत की तरफ, या फिर आपने जब संस्कृत 2008 में वापस शुरू कर दी, उसके बाद से लेके अभी तक कभी आपको ऐसा लगा कि उस क्षेत्र में अगर कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता? नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य अर्थार्जन था ही नहीं, इसीलिए मुझे अर्थकरी विद्या पढ़ने की इच्छा थी नहीं। मेरा स्पष्ट मत है कि यदि धन कमाना है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 12वीं तक आपने पढ़ लिया, आपको जो वर्तमान का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो हो गया, उतना पर्याप्त है। आप कोई व्यवसाय आरंभ कर दीजिए, आप धनाढ्य बन जाएंगे। आप किसी के अंतर्गत नौकरी करेंगे तो सीमित आय पाएंगे, और व्यवसाय करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। और इसीलिए मैं तो छात्रों को कहता हूं कि भारत के हो चाहे विश्व के हो, आप जो पहले 500 धनाढ्य लोग हैं उनकी नामावली लीजिए और उनके सामने उनकी शिक्षा लिख दीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि शिक्षा और धन का कोई संबंध नहीं है। आप ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको धन मिल जाए, ये कैसे संभव है? जिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वो प्राप्त होगा। आप व्यवसाय में जाएंगे, धन मिलेगा, वहां ज्ञान नहीं मिलेगा। आप ज्ञान के क्षेत्र में आओगे तो ज्ञान मिलेगा, धन नहीं मिलेगा।
पर सर जीवन उपार्जन के लिए तो धन भी बहुत जरूरी है, तो लोगों का यही मानना होता है कि अगर शिक्षा भी पा रहे हैं तो उससे भी उनका, हर व्यक्ति का किसी ना किसी हर चीज से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो उनका मानना होता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी जाए तो उससे कुछ ना कुछ हमें मिले, फायदा हो। नहीं, जिनकी असीमित उपभोग की लालसा है उनको तो धन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उपभोग के साधन खरीदने के लिए धन अनिवार्य है। वहां ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जिनकी महत्वाकांक्षा आजीवन 100 साल पूरा उपभोग में डूबने की नहीं है, वो ज्ञान के प्रति प्रवृत्त होते हैं। तो हर एक की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, हर एक का जो डीएनए है वो भी भिन्न है इस बारे में कि उपभोग में जाना या ज्ञान के क्षेत्र में उतरना। तो ज्ञान के क्षेत्र में उतरने वालों की जो सीमित आय होगी उसमें उनका चल जाएगा। भोजन, पानी, रहना, आवास, कपड़े, इतना तो प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो वो ज्ञान में रमा रहेगा, उसको उसी में आनंद आएगा। बाकी जिसका जीवन का लक्ष्य ही उपभोग है, वो लालसा तो कभी समाप्त होने वाली है नहीं, चाहे कितने करोड़ रुपए उसके पास आ जाए, उसको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यही उसका जीवन का चलेगा। जी सर, जैसे कि आप संस्कृत भारती से जुड़े हैं, तो संस्कृत भारती में आपने जो संभाषण शिविर चालू किए, संभाषण शिविर को भी लगते लगते काफी समय हो गया, तो आपको क्या लगता है शिविरों से लोगों में कितनी जागरूकता आई है, संस्कृत के प्रति लोग कितने जागरूक हुए हैं? नहीं, पहले जब हमने संभाषण शिविर आरंभ किए तब कोई संस्कृत बोल सकता है इस पर ही लोगों का विश्वास नहीं था जी। क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी किसी को बोलते हुए सुना ही नहीं था। अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही है बोलने वालों की, तो अब वो अजूबा नहीं रहा है, अब उनको आश्चर्य लगता नहीं, किंतु वो स्वयं नहीं बोल पाते, इसके कारण उनकी इच्छा रहती है कि मैं संभाषण शिविर में प्रवेश करूं। जी। हमको भी ये पता है कि 10 दिन में कोई धारा प्रवाह की कोई भाषा बोल नहीं सकता, केवल उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो रुचि उत्पन्न होना एक, और वो जो एक विमर्श चला है कि संस्कृत भाषा कठिन है, वो विमर्श उससे दूर हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, ये सरल है, मैं भी वाक्य बोल सकता हूँ। इतना उसको विश्वास आने के कारण फिर वो आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है। निरंतर उसका अभ्यास चलता रहेगा, तब वो धारा प्रवाह मातृभाषा जैसा बोलना प्रारंभ करेगा। सर, जैसे अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर एक क्षेत्र में प्रयास करती है सरकार, तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में कितना योगदान रहता है? अभी शिक्षा तो सरकार के ही हाथ में है जी, और इसीलिए जो भी उतार चढ़ाव संस्कृत क्षेत्र में शिक्षा के बारे में हो रहा है वो तो सरकार के कारण ही हो रहा है जी। उसमें कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, कुछ नकारात्मक बातें भी हैं, और वो हर सरकार में रहेगी, चाहे किसी की सरकार। किंतु केवल सरकार ही पूरा का पूरा समाज नियंत्रित करती है ऐसा नहीं है। लोग अपनी इच्छा से भी कुछ काम करते हैं जी। शिक्षा संस्थानों में न जाते हुए भी वो पढ़ते रहते हैं, वो समझते रहते हैं, क्योंकि एक जैसे कई राज्यों का या कई देशों का भ्रमण, उसका अनुभव, ये भी पढ़ाई है। तो वो कोई शिक्षा संस्थान में बैठकर वो अनुभव मिलने वाला नहीं। तो ये जो समाज में आप जाते हैं या घर में स्वाध्याय करते हैं, इसके कारण जो हम शिक्षित होते हैं उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। आज भी काशी में परंपरा है कि अपने घर में 2-4 विद्यार्थियों को रखकर उनको वो पढ़ाते हैं। उनका आवास, भोजन, शिक्षा ये सब निःशुल्क रहती है। वही व्यक्ति अपनी जितनी क्षमता है उतने छात्रों को अपने घर में रखता है और उनको बचपन से पढ़ाता है ताकि वो आगे जाकर विद्वान बने। तो ये परंपरा भारत में आज भी कुछ स्थानों पर अभी भी जीवित है। गुरुकुल भी है, वो चल रहे हैं। उसका और शासन का कोई संबंध नहीं, इसलिए कि शासन उनको पैसा देता नहीं,
और शासन की उपाधि वो प्राप्त करते नहीं। वो उपाधि उनके पास नहीं है, किंतु ज्ञानी वही है। सर, जैसे कि अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है, तो संस्कृत सप्ताह में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? इस सप्ताह का उपयोग हम केवल समाज में जागरण लाने का प्रयास करते हैं और बाद में इसके अनुवर्तन के रूप में हम जहां जहां समूह एकत्रित होता है वहां वहां कक्षा आरंभ करते हैं। कुछ कक्षाएं साप्ताहिक होती है, कुछ सप्ताह में 3 बार होती है, कुछ कक्षाएं प्रतिदिन भी होती है। तो जैसे लोगों की तैयारी हो पढ़ने की, उसके अनुसार हम कक्षाएं चलाते हैं। शिक्षक जो हैं उनकी भी सुविधा देखनी पड़ती है, क्योंकि उनको हम कोई वेतन देते नहीं, वो सेवा के रूप में ये काम करते हैं। इसलिए उनकी भी सुविधा और पढ़ने वालों की सुविधा दोनों को मिलाकर हमारी कक्षाएं पूरे भारत में चलती रहती हैं। सर, जैसे कि अभी आधुनिकीकरण का दौर है, तो आप लोग ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो भी चलाते हैं क्या? कोरोना काल में हमने वही प्रयास किया, क्योंकि वो अनिवार्यता थी जी। और उस समय लोगों के पास समय भी था। हाँ। जब भी हम कोई लिंक भेजते थे तो विश्व के कई लोग जुड़ जाते थे। अभी फिर से सामान्य स्थिति आ गई है, तो लोगों के पास समय का अभाव होने लगा है और इसलिए अंतर्जाल माध्यम से या आभासीय माध्यम से हमने पढ़ाया, तो भी जितना कोरोना काल में लोग आते थे उतने तो आज भी नहीं आते। एक सुविधा है कि विश्व से लोग आ जाते हैं, किंतु दूसरा भी उसमें एक नकारात्मक अंश है कि जो पढ़ने वाले हैं वो आगे अन्यों को पढ़ाने के लिए उनकी सिद्धता नहीं होती। उनका व्यक्तिगत लाभ होता है, किंतु संस्कृत भारती का कार्यकर्ता उसमें से निर्माण नहीं होता, क्योंकि उनका हमारा व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है। वो कहाँ रहते हैं हमको पता नहीं है। उनका आगे भी संवाद बना रहेगा कि नहीं रहेगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। और इसीलिए हम आग्रह तो यही कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष कक्षा चले, जहाँ अनिवार्यता है वहाँ हम आभासीय माध्यम से भी पढ़ाते हैं, निषेध नहीं है, किंतु आभासीय माध्यम का उपयोग बैठक करने में अधिक करते हैं, क्योंकि उसमें प्रवास का समय बच जाता है, खर्च भी बच जाता है। तो इसलिए बैठकें तो आभासी माध्यम से सरलता से हो जाती है। पढ़ाने के लिए आज भी हम प्रत्यक्ष ही कक्षा में बैठने का आग्रह करते हैं। सर, संस्कृत से जुड़ने के लिए, संस्कृत कैसे सीख सके, आप बोल सके, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो संस्कृत से जुड़ सके और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें? पहले तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो भाषा बोलते हैं, सभी तो मातृभाषा ही बोलते हैं, तो माता के मुख से जो भाषा निकलती है उसको मातृभाषा बोलते हैं। उस भाषा को शुद्ध बोलने का प्रयास करें, उसमें मिलावट न करें। हमको एक भारतीय भाषा कोई भी हो शुद्ध बोलना या लिखना आना चाहिए, तभी हम देशभक्त माने जाएंगे। तभी, क्योंकि हम देशभक्त, इसका अर्थ हमारी भाषा के प्रति भी हमारा लगाव है। ऐसे ही आपको पर्यायवाची शब्दों को खोजना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जो भी नए नए अनुसंधान होते हैं वो पश्चिम में अधिक होते हैं और वहीं वो वस्तुएं बनकर भारत में बिकने के लिए आती हैं जी। तो उन वस्तुओं के साथ साथ उसका नाम भी आता है। तो आरंभ में तो उसी के नाम को दोहराना संभव है, किंतु बाद में भी हम उसी को नाम को दोहराते रहेंगे तो हमारी भाषा में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएगी जी। जैसे हमने यदि कंप्यूटर ये शब्द ही प्रयोग में लाया तो हिंदी में कंप्यूटर चलाया बोलेंगे या कंप्यूटर चलाई बोलेंगे, उसका लिंग क्या होगा ये कौन तय करेगा जी। और एक वचन में कंप्यूटर बोलेंगे, अनेक वचन में क्या बोलेंगे, कंप्यूटरें बोलेंगे या कंप्यूटर्स बोलेंगे, ये कौन निश्चित करेगा। तो इसलिए भाषा में अशुद्धियां आने वाली हैं। इसलिए सरल उपाय यह है कि कंप्यूटर के बदले कोई
अपनी भाषा का शब्द गढ़ा जाए और उसका प्रयोग किया जाए तो ये समस्याएं भाषा में नहीं आती हैं। अब हर भारतीय भाषा में भिन्न शब्दों को गढ़ेंगे तो एक दूसरे को समझने में भी समस्या आएगी, और इसलिए सरल उपाय यही है कि हम संस्कृत में शब्द गढ़ें और उसका प्रयोग कि सभी भारतीय भाषाओं में करें, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं में उसकी स्वीकार्यता रहती ही है। जी जैसे संगणक ये शब्द हमने कंप्यूटर के लिए गढ़ा है, जी जैसे अपार्टमेंट है उसके लिए सहनिवास शब्द गढ़ा है, जो फ्लैट है उसके लिए सदनिका शब्द गढ़ा है। तो ये ऐसे संस्कृत में ही शब्द उत्पन्न किए तो वो हिंदी में भी चल सकते हैं, बाकी भारतीय भाषाओं में भी चल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम अपनी भाषा को शुद्ध रख सकेंगे संस्कृत की सहायता से। तो शब्दावली हमारे जिह्वा पर संस्कृत की चढ़ जाएगी तो बाद में उसको प्रत्यय जोड़ना बहुत कठिन नहीं है। छोटे छोटे वाक्य हम बोलने का प्रयास करेंगे तो सरलता से हम संस्कृत बोल सकेंगे, क्योंकि जो क्रियाएं हैं उसके लिए जो शब्द हैं वो लगभग हमारे परिचित हैं। जैसे धावती दौड़ता है, हसती हंसता है, पिबती पीता है, खादती खाता है, ये सब हमारे परिचित क्रियाएं हैं। और एक क्रिया पद बोल दिया तो वाक्य पूरा हो गया। जी खादती कहने के बाद सहा खादती व रमा खादती व कृष्ण खादती कोई भी हो सकता है। तो एक कर्ता का बोध तो वैसे ही हो जाता है। जी तो एक केवल क्रियापद कहने से एक वाक्य हो जाता है। अब उसको दूसरा शब्द भी जोड़ सकते हैं, तीसरा भी जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी हमारा वाक्य दीर्घ होता जाएगा। दीर्घ वाक्य बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, 2-3 शब्दों का वाक्य होगा तो भी काम चल सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे वाक्यों को हम गढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा और हम सरलता से बोल पाएंगे। जी